वेलकम टू माय क्लास। आज हम अपनी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 का सेकंड पॉइंट यानी बी भाग सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कमर्शलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन का व्यवसायीकरण। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आकलन का व्यवसायीकरण होता क्या है या इस आकलन के व्यवसायीकरण शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आकलन का व्यवसायीकरण, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आकलन क्या है। तो आकलन यूनिट फर्स्ट से लेकर के अब तक हमने जो 4 यूनिट पढ़ी हैं, 5th यूनिट का भी ये समझ लीजिए कि 30% पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो जहाँ पे हम सिलेबस ख़त्म करने की स्टेज पे खड़े हैं, हमें पता चल चुका है कि आकलन क्या है। आकलन है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के संबंध में कोई राय बनाना या फिर किसी बात का या उसके बारे में कुछ भी निर्धारित कर देना, आकलन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आकलन का व्यवसायीकरण मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो ये आकलन की प्रक्रिया है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरुकुल के समय में भी ऐसी व्यवस्था थी आकलन करने की। आकलन क्यों किया जाता है? तो आकलन किया जाता है बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए, ताकि उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम की व्यवस्था की जा सके। प्राचीन काल में आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य मतलब 2 ही नहीं थे, काफ़ी सारे शिष्य थे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का जिक्र करने वाली हूँ। तो एक उनका शिष्य था भीम और दूसरा था अर्जुन। भीम के लिए उन्होंने गदा कौशल सीखने की व्यवस्था की और अर्जुन के लिए आपको पता है धनुर्विद्या की व्यवस्था की। तो कैसे डिसाइड किया कि अर्जुन क्या सीख सकता है? धनुर्विद्या, और भीम गदा कौशल सीख सकता है। आकलन के द्वारा ही उन्हें ये बात पता चली थी, क्योंकि जब आकलन किया जाता है तो वो बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रही हूँ, वैसे जो बालक की आवश्यकताएं क्या है या बालक के अंदर किस क्षेत्र से संबंधित प्रतिभा है उसके बारे में हमें बता देता है। और फिर एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार बच्चे के लिए शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, अधिगम की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फिर आकलन का काम है ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। देखिए, जो आकलन का कार्य है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अर्थात ये विद्यालयी व्यवस्था का एक हिस्सा है। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय भेजता है तो ये अपने दिमाग में लेकर के चलता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो वहाँ जो इसके शिक्षक हैं वो इसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को, शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसके लिए अधिगम की व्यवस्था करेंगे। यही विश्वास करके, यही सोच करके ही माता पिता जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं। अब जो अध्यापक है उसे करना है आकलन का कार्य। आज जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में क्या हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। एक शिक्षक भी अधिक धन कमाना चाहता है। अब टाइम ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर करने के लिए ये प्रयास करता है कि उसे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। शिक्षक को एक समय में अपनी क्लास में जो भी जितने भी बच्चे हैं उसकी क्लास में 25 हैं, 30 हैं, सब बच्चों का आकलन करना होता है। सब बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को देखकर उनके अनुसार शिक्षण की, अधिगम की व्यवस्था करनी होती है। क्या ये आसान है ऐसा करना? आपने क्लास में टीच भी करना है, आपने आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 25, 30, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इतने सारे बच्चों का अपने शिक्षण को सुचारू रूप से चलाते हुए आकलन करना क्या इतना आसान है ये काम? नहीं, ये आसान नहीं है। तो शिक्षक के लिए इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, समस्या होती है। पहली चीज तो ये।
अब जो अभिभावक हैं वो भी ये बात जानते हैं कि उनके जो बालक हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षण की व्यवस्था है वो उनके शैक्षिक विकास या शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार हो पाना ऐसे क्लास में संभव नहीं है इतने सारे बच्चों के बीच कि अध्यापक इनको पढ़ाएगा या फिर इनका आकलन करेगा। तो इसका मतलब उनको भी ये लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं संदेह रखते हैं दिमाग में, अभिभावक माता पिता अध्यापक के आकलन पर संदेह रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये टीचर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ हमारे बच्चों का अच्छे से आकलन नहीं कर पाएगा। तो जो वर्तमान युग में माता पिता को, अभिभावक को कहीं ना कहीं संदेह है अध्यापक के द्वारा किए जाने वाले आकलन पर, तो विद्यालय जो है वो केवल मात्र नामांकन का साधन बन गए हैं, केवल मात्र नामांकन का ही साधन बन गए हैं कि बच्चे को एनरोल तो स्कूल में किया जाता है, लेकिन बच्चे जो रियल में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उसी अध्यापक से ट्यूशन, कोचिंग या फिर स्टडी सेंटर पर। ये तीन नाम आपने सुने होंगे, कोचिंग, ट्यूशन, स्टडी सेंटर पे जाना, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे ना। ये तीनों को आप एक ही संदर्भ में समझ लेते हो, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अभी अंतर क्या है अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आकलन का व्यवसायीकरण क्या चीज है। व्यवसायीकरण, अब आकलन का मीनिंग पता चल गया और जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की एक भूमिका बनाई है उससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि अभिभावक संदेह करते हैं अध्यापक के आकलन पर। अध्यापक के द्वारा एक ही समय में शिक्षण कराने के दौरान कक्षा में इतने सारे बच्चों का आकलन करना आसान नहीं होता, उसे थोड़ी समस्या आती है और विद्यालय केवल मात्र नामांकन करने का ही स्थान रह गए हैं। केवल वहाँ तो एनरोल किया जाता है बच्चे को, बच्चे का नामांकन किया जाता है, नाम लिखा जाता है, बाकी जो आकलन का कार्य है वो कहीं और किया जाता है, किसी और शिक्षक के द्वारा या फिर उसी शिक्षक, क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा ही। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, ये हो गया ना आकलन का व्यवसायीकरण। एक अध्यापक ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और अभिभावक क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे का आकलन अच्छे से हो, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं और अध्यापक को एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, अभिभावक को उनके बच्चों का अच्छे से आकलन मिल जाता है, अच्छे से उनके बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार ही इन कोचिंग सेंटर्स पे, इन ट्यूशन सेंटर पे, इन स्टडी सेंटर्स पे बच्चे को पढ़ाया जाता है। बच्चा अच्छे से अधिगम करता है, अभिभावक भी खुश हो जाते हैं और टीचर तो अपने आप ही खुश है। कैसे? इनकम हो रही है, कहाँ से? स्कूल से भी और फिर घर पे शाम को ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके भी अच्छी इनकम हो रही है। तो दोनों ही खुश हैं, जो अध्यापक को चाहिए उन्हें मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सेटल होना चाहता है, धन कमाना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो इसके चलते हुए ये जो प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है, प्रक्रिया है आकलन की, उसका व्यवसायीकरण हो गया है, उसको एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये आकलन का कार्य अब अध्यापक अपने विद्यालय में शिक्षण के दौरान ना करके बल्कि विद्यालय समय से अतिरिक्त समय में अतिरिक्त धन लेकर के और भी अच्छे तरीके से करता है, जिससे अभिभावक भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिक्षक ने तो प्रसन्न होना ही है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इनकम होने लगती है। ठीक है, तो आकलन के व्यवसायीकरण से जो मीनिंग निकलता है वो मैंने आपको इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा समझा दिया है, बता दिया है और उम्मीद है आपको इसका
कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इन्हीं 3 शब्दों की जिनके बारे में मैंने पहले आपसे बात की है कि ये 3 शब्द कौन से हैं। पहला है ट्यूशन, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है स्टडी सेंटर। हम तो तीनों को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि अभी बताया कि थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। तो वो अंतर क्या है, चलिए इसे जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं प्रमुख साधन। ये जो मैंने अभी 3 नाम लिए हैं वो आपके सामने इस पाई चार्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ट्यूशन, कोचिंग और स्टडी सेंटर। ठीक है, ट्यूशन, कोचिंग, अध्ययन केंद्र अर्थात स्टडी सेंटर। तो इनके बारे में मैं अब बात करने वाली हूँ आपसे। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है इससे पहले आकलन के व्यवसायीकरण का, इससे संबंधित हम एक डेफिनेशन भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट हमारी क्लास में वीडियो में समरी के रूप में, यानी यहाँ पे जब भी मैं आपको कोई भी इसका पार्ट पढ़ाऊंगी, है ना, अभी 3-4 क्लासेस इसी से संबंधित होने वाली हैं, तो वहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं वो डेफिनेशन आपको समरी के रूप में, यानी कि वापस से कॉन्सेप्ट बताने के लिए वहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे आपको वर्ड बताए हैं, ट्यूशन, कोचिंग और अध्ययन केंद्र। तो देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, जब आकलन का व्यवसायीकरण किया जाता है ना, तो अभिभावक को ये तो पता होता है कि मुझे इसके लिए जो विद्यालय में वो फीस दे रहे हैं उससे अतिरिक्त धन देना होगा या शुल्क देना, जिसे फीस देना, शुल्क देना कहते हैं। और साथ में शिक्षक को भी ये पता होता है कि मुझे विद्यालय से जो इनकम हो रही है, जो उसे वहाँ से अपना वेतन मिल रहा है, उससे अतिरिक्त धन मिलेगा। ये दोनों को क्लियर होता है। अब आप देखिए, जो बच्चे नहीं दे पाते हैं शुल्क या फिर नहीं ट्यूशन कोचिंग ले पाते हैं, वो बच्चे इस आकलन की जो अच्छी वाली व्यवस्था है ना, ये वाली जो पर्सनल, आप कह सकते हो कि आप किसी शिक्षक को पर्सनली हायर कर रहे हो, तो वो इससे उनको बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो गरीब बच्चों के लिए जो आकलन का व्यवसायीकरण है वो सही नहीं रहता। अब यहाँ पे ट्यूशन की बात मैं करती हूँ, तो ट्यूशन के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे 2 तरीकों में पहला तरीका ये है कि अध्यापक जाता है अभिभावकों के पास, यानी विद्यार्थी के घर पे पढ़ाने के लिए। अध्यापक विद्यार्थी के घर जाकर के पर्सनल उसे पढ़ाता है, पर्सनल टीच करता है। ठीक है, पर्सनली उसका आकलन करता है, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अधिगम की या शिक्षण की व्यवस्था करता है। अब ये जो पर्सनली उसके घर पे जाना है, इसके लिए वो ज़्यादा शुल्क लेता है। ठीक है, आपने देखा ही है, जो टीचर्स घर आके पढ़ाते हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है। और इसके अपोजिट एक दूसरा तरीका क्या है कि अध्यापक के घर बच्चे ग्रुप में जाते हैं। क्लास के ही जो भी 5-7 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं ट्यूशन लेने के लिए, वो 4-5 बच्चे अध्यापक के घर चले जाते हैं और अध्यापक उनको पढ़ाता है घर पे। और इसकी जो फीस होती है वो घर पर जाकर के पढ़ाने से थोड़ी सी कम होती है, शुल्क में फर्क होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ट्यूशन पे जब बच्चे जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से जाएं, तो वहाँ पे अगर अध्यापक घर जाके बच्चे के पढ़ा रहा है या बच्चे अध्यापक के पास आ रहे हैं, दोनों ही तरीकों से बच्चों को बहुत ही फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, एक तो विद्यालय के द्वारा जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है उसका और भी अच्छे से घर में ध्यान रखा जाता है। पर्सनली जो अध्यापक है वो अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार करा देता है। फिर वो जो अध्यापक जिसके पास आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, वो अगर आपके विद्यालय का ही है, तो वो क्या करेगा, जो इंटरनल वाले मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे दे देगा आपको। आपकी जो भी आवश्यकताएं रहेंगी ना विद्यालय में, उस पर ध्यान देगा। इवन यहाँ तक कि अगर किसी और टीचर का कोई काम है तो वो तब भी करवा के दे देगा, अपने बिहाफ पे करा के दे देगा। ठीक है, तो ये फायदे मिल जाते हैं विद्यार्थी को टीचर से ट्यूशन पढ़ने के। अब अगर वो विद्यालय का शिक्षक है जिसके पास आप बच्चे को लगा रहे हैं ट्यूशन के लिए, या जो आपके घर पे आके पढ़ा रहा है आपके बच्चे को, तो आपको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि अधिकतर पेरेंट्स
या ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने विद्यालय के ही शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक ही उन्हें घर आकर के पढ़ाता है, सेम रखते हैं वो टीचर। और इसके सिर्फ यही बातें मैं नहीं कहूँगी कि इससे केवल अभिभावक को ही फायदा मिलता है, या फिर ये वाले तरीके की मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, या फिर पर्सनल उनको ध्यान रखेगा, नहीं। इसके अलावा फायदा क्या होता है कि वो आपके बच्चे को क्लास में भी पढ़ाता है। वो जब घर पे पढ़ाएगा तो उसे तो ये पता है ना कि आपके स्टूडेंट को, आपके बच्चे को कितना समझ में आया हुआ है, और फिर वो उसकी शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रख करके फिर ही उसको आगे बढ़ाएगा, आगे का समझाएगा। उसको पता होता है क्योंकि वो स्कूल में उस बच्चे को देखता है कि आखिर इसकी बुद्धि किस लेवल की है, इसको किस मेथड से समझ में आता है। तो फिर आपको फायदा रहता है अगर आप स्कूल के टीचर से ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ट्यूशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। दो तरीके से ट्यूशन होती है, एक तो अध्यापक आता है अपने स्टूडेंट के घर में पढ़ाने के लिए, जिसके लिए वो ज़्यादा शुल्क लेता है, और एक होता है कि बच्चे ग्रुप बना करके अध्यापक के घर जा करके उनसे पढ़ते हैं, जिसमें कि पहले वाले की बजाय थोड़ा कम शुल्क फीस देनी पड़ती है। इसके बाद देखिए, अब है कोचिंग। अब ट्यूशन के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि कोचिंग क्या होती है। तो कोचिंग होती है एक ऐसी, आप उसको संस्था कह सकते हो, ठीक है। ये जो है वो संस्था के द्वारा चलाया जाता है। संस्था कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई एक टीचर नहीं पढ़ाता, इसमें विभिन्न अध्यापक आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए आप इसको समझ लो, कैसे, जैसे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई एक अध्यापक नहीं होता है जो उनको सारा का सारा सिलेबस कराए। मान लीजिए बच्चा बैंक की कोचिंग लेने जा रहा है, तो बच्चे के बैंक के कोचिंग वो लेने जा रहा है, तो जो भी उसको सिलेबस पढ़ना है, तो उसमें उसको मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, ठीक है, और भी कुछ कई बार अवेयरनेस जैसे करंट अफेयर्स, ऐसे सब कुछ सब्जेक्ट उनके लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक ही टीचर नहीं होगा जो मैथ्स भी पढ़ा देगा, इंग्लिश भी पढ़ा देगा, या उनको जीके भी पढ़ा देगा, कंप्यूटर भी पढ़ा देगा, रीजनिंग नहीं, सब अलग अलग शिक्षक होंगे सब्जेक्ट्स के। तो प्रत्येक जो शिक्षक होगा वो वहाँ पे उस कोचिंग पे आता है और अपना सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बच्चों को कराता है। हम सबको पता है आरपीएससी में भी ऐसा ही होता है ना। अब मान लीजिए आप 3rd ग्रेड का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट में भी क्या है, अगर आप कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है। मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश रख रखी है, तो हिंदी वाला टीचर अलग होगा, इंग्लिश वाला अलग होगा। एसएसटी से हैं आप, आर्ट्स से हैं, तब क्या होगा, आप जो है पढ़ेंगे एसएसटी, और एसएसटी के अंदर भी आप देख लेना आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। उसके अंतर्गत जियोग्राफी कोई और पढ़ाएगा, इसके साथ ही हिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, पॉल साइंस कोई और पढ़ाएगा आपको। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर एसएसटी में भी अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। इसके साथ ही अगर आप मैथ साइंस के हैं तब क्या होगा, तब भी आपको मैथ्स अलग टीचर कराएगा और साइंस अलग टीचर कराएगा। और साइंस में भी फिर हो सकता है कि बायो के लेसन कोई और कराए, केमिस्ट्री के लेसन कोई और कराए, फिजिक्स के कोई और कराए, ये भी हो सकता है। फिर इसके साथ ही अगर आप साइको पढ़ते हैं तो साइको में भी ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, साइको के किसी एक टॉपिक के कुछ स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं, वो फिर आपको वो वाला करवाएंगे और बाकी लोग बाकी पोर्शन कराएंगे। ठीक है, जैसे कोई बाल्यावस्था वाला जो टॉपिक होता है, ये बहुत ही मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है साइकोलॉजी में, तो वहाँ पे कई लोग उसके एक्सपर्ट होते हैं। चाइल्डहुड वाला चैप्टर पढ़ाने में या चाइल्डहुड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो वाला पार्ट वो कराते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कोचिंग का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोचिंग का मतलब एक ऐसी जगह या एक ऐसी संस्था जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट, जब भी कोई भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी बच्चे करते हैं तो अलग अलग टीचर्स उनको अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण कराते हैं, टीच करते हैं। ठीक है, ये हो गया कोचिंग। तीसरी चीज अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर।
इसके बारे में जान लेते हैं। स्टडी सेंटर क्या होता है? स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र, अध्ययन किस चीज का? किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट का अध्ययन, ठीक है, किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट का अध्ययन होता है इसमें। जैसे इन अध्ययन केंद्रों के नाम, इन स्टडी सेंटर्स के नाम क्या रखे जाते हैं? मैथ्स स्टडी सेंटर, साइंस स्टडी सेंटर, इंग्लिश स्टडी सेंटर, कंप्यूटर स्टडी सेंटर। ये नाम रखने का मतलब क्या हुआ? ये नाम रखने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे स्पेशली उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही टीचर होगा या एक से ज़्यादा टीचर भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2-3 फ्रेंड हैं और उन्होंने मिलकर के कोई स्टडी सेंटर ओपन कर लिया है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए उन्होंने साइंस स्टडी सेंटर खोला है। साइंस स्टडी सेंटर में कोई एमएससी है फिजिक्स से, कोई एमएससी है केमिस्ट्री से, है ना, कोई एमएससी है बायो से। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो साइंस स्टडी सेंटर है, मतलब आप वहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। तो अब जो जिस सब्जेक्ट में जिसने मास्टरी जिसने हासिल कर रखी है, एमएससी जैसे मैंने कह दिया एमएससी कर रखी है, तो वो उस सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाएगा या वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ऐसी व्यवस्था होती है, या तो कोई एक ही व्यक्ति होता है या फिर 2 या 3 व्यक्ति, लेकिन यहाँ से कम होते हैं। और एक अंतर क्या होता है कि यहाँ सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट से संबंधित हैं, एक ही सब्जेक्ट से, जैसे मैंने बताया साइंस से संबंधित है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी अलग अलग सब्जेक्ट के लोग भी आते हैं। तो ये भी इन दोनों में डिफरेंस होता है कि वहाँ पे सब है तो साइंस के ही, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, लेकिन सब जो आते हैं यानी जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं का आपको उदाहरण देके समझा दिया कि वहाँ पे जैसी व्यवस्था होती है कि सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट लगे होते हैं तो अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो वैसी व्यवस्था होती है कोचिंग पे, ठीक है। तो आज के टाइम में, वर्तमान युग में आकलन का व्यवसायीकरण एक आम बात हो गई है। और इस चीज़ को मैं बताऊं क्या, ये तो आपने करके देखा होगा, आप लोग भी ट्यूशन्स गए होंगे, आप भी कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे हो, आप भी स्टडी सेंटर पे गए होंगे या जा रहे हो, आपको पता है सब कुछ। लेकिन अब आपने इस टॉपिक को क्लियर करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज गेन करनी होगी ना, तभी आप उसको लिख पाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ज़रूर होती है ट्यूशन में, कोचिंग में और स्टडी सेंटर में डिफरेंस करने में। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपका ये जो थोड़ा सा उलझन थी ये सॉल्व हो गई होगी। ये जो आपको डिफरेंस का पता नहीं चलता था, ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि ट्यूशन क्या चीज़ है, कोचिंग क्या चीज़ है और स्टडी सेंटर क्या चीज़ है, अध्ययन केंद्र क्या होते हैं, ठीक है। तो आकलन का जो ये व्यवसायीकरण है उसके बीच में यही बात है कि अभिभावक को संदेह है कि अध्यापक क्लास में अपनी टीचिंग के दौरान इतने सारे बच्चों की असेसमेंट नहीं कर पाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि उसे अतिरिक्त शुल्क दे करके अपने बच्चों की शिक्षण की अच्छी सी व्यवस्था कर दी जाए। और अध्यापक को आज के वर्तमान युग में अपने आर्थिक विकास को देखते हुए अधिक से अधिक धन चाहिए, इसलिए वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर इन साधनों में भागीदारी तो मुख्य रूप से शिक्षक ही है, शिक्षक ही यहाँ पे सर्वोपरि है, वही इन सब चीज़ों को चला रहा है, तभी तो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आकलन का व्यवसायीकरण का कॉन्सेप्ट बता दिया, साथ में ही आज की क्लास में मैंने आपको इसके प्रमुख साधन भी बता दिए हैं। तो स्टूडेंट, मैंने जैसे कि बताया भी इसकी एक डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी अगली क्लास होगी यानी इसका पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 में आपको मैं वो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के रूप में कराऊंगी, क्योंकि जब भी नेक्स्ट पार्ट आता है तो पीछे से थोड़ा सा बताना तो पड़ता ही है। तो मैं डेफिनेशन आपको वहाँ पे बता दूंगी, प्रोफेसर एस.के. दुबे की वहाँ पे डेफिनेशन हम करेंगे, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट हमारी अगली वाली कक्षा में अपने आप ही आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि यूनिट 5th के सेकेंड पार्ट पे हो आप भी, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने अभी भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लो, सारा सिलेबस ख़त्म होने पे खड़ा है,
संपूर्णता पे खड़े हैं हम इस टाइम पे। और आने वाले बस ये मान लो कि 7-8 वीडियोस के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस।